गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर 1 पढ़ाया था और उसे अपलोड किया था, और उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है इस बात की चर्चा की थी। और आज हम लोग देखने जाएंगे क्या ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, दैट इज व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ वेक्टर या सम ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं, सम ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं। तो पहली बात कि आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ बतलाया था कि अगर मान लीजिए ए डिस्प्लेसमेंट है, ये बी डिस्प्लेसमेंट है, तो ए और बी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये जो थर्ड साइड बनेगा उससे हो जाएगा। तो पहला लॉ ऑफ एडिशन यही बनता है, फर्स्ट लॉ ऑफ एडिशन यही बन रहा है। क्या? ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। इसको, इस लॉ को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू consecutive sides of a triangle, then the third side C will represent its addition या sum. The resultant will be represented by the third side. कुछ इस तरीके से बात आएगी। If two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle, then the third side will represent its resultant। हिंदी में कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं द्वारा अगर दो सदिश प्रदर्शित किया गया हो तो तीसरी भुजा इनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो तीसरा साइड जो होगा उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सम ऑफ वेक्टर्स का जो दूसरा लॉ आता है वो लॉ, ये तो इसको तो कहते हैं अपन लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। दूसरा आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन खींच करके समानांतर चतुर्भुज के नियम। इसके लिए हम लोग एक पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज ले लें, समानांतर चतुर्भुज ले लें। ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, तो जरा देखिए इसी की मदद से हम लोग इसको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या, वो जरा देखते हैं। अगर ये बी वेक्टर है तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के मुताबिक ये भी वेक्टर बी होगा। अब जरा देख लीजिए, ए बी कंसेक्यूटिव साइड्स हो गए, तो ये जो तीसरा होगा यही उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। करेक्ट। चलिए इस चीज को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आर से, तो जरा ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा। ठीक है, सी को रिप्लेस कर दिए आर से, आर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक यहां हम लोग देख सकते हैं ए और बी का सम ये आर होगा, इसी का हेल्प हमने इसमें लिया है। तो चाहे ए में चाहे इस बी को जोड़े या इस बी को जोड़े, दोनों ये बी और ये बी दोनों है तो सेम। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं और अब पैरेललोग्राम के हिसाब से देखें, तो जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, इनके बीच का जो डायगोनल है वही इनके रिजल्टेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड
by two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal between them will represent its resultant। इनके रिजल्टेंट को क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा, इनके बीच का जो डायगोनल होगा वो। करेक्ट? यानी कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा अगर दो सदिश निरूपित किया जाता है तो उनके मध्य का विकर्ण उनके परिणामी को प्रदर्शित करेगा या निरूपित करेगा। हिंदी थोड़ा ज़्यादा क्लिष्ट हो जाता है तो हिंदी अंग्रेजी मिला करके समझ सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के दो अगर अगल बगल की भुजाओं से अगर यदि क्या हो, दो सदिश व्यक्त किया गया हो तो उनके बीच का जो विकर्ण होगा वो इनके परिणामी को निरूपित करेगा। द डायगोनल बिटवीन देम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो ये लॉ ऑफ क्या बनता है? एडिशन बनता है ना? लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेलल। अब सोचिएगा कि अब अलग अलग दो चीज क्यों है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के मुताबिक कहीं कहीं ट्रायंगल ऑफ एडिशन ज्यादा हमारा काम कारगर होगा, कहीं कहीं पर क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो ज्यादा कारगर होगा। ऐसे सिचुएशन में जहां जिस तरह से अप्लाई होगा वो हमारे उस समय डिपेंड करेगा कि हमको इसको अप्लाई करना है कि हमको इसको अप्लाई करना है, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ वेक्टर या सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन और क्या कर सकते हैं, डिफरेंस। चलिए, हमारा एक प्रश्न है आपसे, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। वो ये है कि 2 में से अगर -2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो कोई भी कह देगा कि सर 0, पहले लाइन में सुनते ही बोलेगा पहले कि वो 0 हो जाएगा। जी नहीं, हमने कहा कि 2 में से अगर -2 को घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 2 = 4। तो सब्ट्रैक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है मैथमेटिक्स के अंदर वो भी सम ही है, ऐड ही है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम ऐसा लिखते हैं 2 - 2 या 3 - 2 या कुछ भी, इसका एक्चुअल मीनिंग है 3 added to -2, माने 2 को अपोजिट साइन करके तब हम 3 के साथ क्या करें, ऐड करें। तो 3 added to -2 दैट बिकम्स 1। ये जो है सो बेसिक अलजेब्रा होता है सब्ट्रैक्शन के अंदर। ऐसा ही कुछ काम हम लोग यहां सब्ट्रैक्शन में या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स में करने जा रहे हैं। तो बेसिकली चूंकि करना अपने को एडिशन ही है, तो ऐसे में हम लोग फिर से एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं। ये पैरेललोग्राम का रोल वेक्टर में बहुत तगड़ा है। ठीक है, है ना? चलिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये तो भैया a + b को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये a + b को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी स्मॉल में a + b को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अभी जैसा कि हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में दिखाया था कि अगर 3 में -2 करना है, यानी 3 को -2 से जोड़ना है, तो हमने क्या कर लिया, 2 को अपोजिट कर लिया।
ठीक इसी तरह से अगर ए में बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बी को अपोजिट कर लेंगे। तो बी का अपोजिट वेक्टर क्या होगा, यही है अपोजिट वेक्टर। जितना मैग्नीट्यूड में है वो उतना ही मैग्नीट्यूड में पीछे की तरफ अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो और बड़ा करना पड़ेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड में अगर पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं तो यही वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। नाउ ए माइनस बी जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ए माइनस बी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए और ए माइनस बी का सेंस होगा ए एडेड टू माइनस बी। तो अब एक नीचे पैरेललोग्राम हम लोग बना लें, ऊपर के पैरेललोग्राम के साथ साथ एक नीचे की तरफ पैरेललोग्राम बना लें। ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है। तो जैसा कि लॉ ऑफ एडिशन हमारा सजेस्ट करता है कि इनके बीच का जो डायगोनल होगा वो हमारे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा ए एडेड टू माइनस बी, बेसिकली बोला जाए तो ए माइनस बी। तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर होगा, ठीक है, ओके। ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर निकालने का तरीका होगा। अब जरा सा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मेथड को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस लाइन, इस डायगोनल, ये डायगोनल तो हम लोग ड्रॉ किए थे जो ए और बी के रिजल्टेंट को, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस डायगोनल को मिला दें तो बेसिक ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं कि ये भी, ये फिगर जो है ये खुद पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये जितना होगा उतना ही हमारा ये भी होगा, करेक्ट, ये भी होगा। तो अब अगर हम लोअर फिगर को छोड़ देते हैं, लोअर फिगर को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो लोअर फिगर को अगर हम लोग छोड़ करके सिंपली अपर फिगर पर चले जाते हैं तो सिर्फ मात्र ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इसी से हम लोग सम और डिफरेंस भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे, वो जरा देखिए। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो ए प्लस बी इनके बीच के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। और अगर डिफरेंस अगर हमको पता करना है कि ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ अगर इनका टिप टू टिप कनेक्ट कर दिया जाए तो ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब कि हमारा दो वेक्टर है, ये ए और ये वेक्टर है बी, करेक्ट। और अगर हमको ए माइनस बी पता करना है तो यही हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, करेक्ट। अगर बी माइनस ए की बात करें, बी माइनस ए की बात करें तो ए से बी की तरफ एक एरो ड्रॉ किया जाए और यही हो जाएगा आपका क्या, बी माइनस ए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इजीली अब समझ सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर देखने का तरीका क्या होगा। जब रिलेटिव मोशन की बात होगी और कुछ इस तरह की बात होगी तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर को बतला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ, नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसा होगा, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस चीज़ को अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चाहे हम लोग एडिशन कर रहे हो या हम लोग उसको क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, हम लोग उसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक हमको याद आ गया जो आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाएगा, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। रिजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब जोड़ना सीखे हैं तो तोड़ना भी आना चाहिए। अभी जैसा कि एक फिगर में हम लोग ऐसा देखे थे कि ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये बन गया सी वेक्टर या आर वेक्टर, जो कुछ भी कह ले। यानी ए और बी को जोड़े तो आर मिलेगा, तो आर को तोड़े तो ए और बी मिलेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ए एंड बी आर द रिजोल्यूटेड कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट,
वेक्टर आर। लेकिन सिर्फ ए और बी ही आर नहीं होगा, कोई तीसरा सी और डी वेक्टर को मिलाने से भी आर वेक्टर बन सकता है। ऐसे तो बहुत सारे पेयर हो जाएंगे, किसके? आर के। एक नहीं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये तब ये। तो ऐसे बहुत सारे रिजोल्यूटेड कंपोनेंट्स बन सकते हैं, किसके? आर के। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लड़के जो 11th में होंगे या 12th में होंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट की कमी के कारण बहुत जगह कंफ्यूज होते होंगे। तो जैसा कि अभी हम इसको रिजोल्यूट कर रहे थे, इसको हम रिजोल्यूट किए, तो रिजोल्यूशन में रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की बात करें, करेक्ट? हम लोग रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, करेक्ट? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, चलिए देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो जो बेस बनेगा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करें तो ये आर कॉस थीटा होगा, ठीक है? आर कॉस थीटा होगा, है ना? और इस डायरेक्शन की बात करें, माने इतना सा भाग, और ये जो होगा, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ये होगा आर साइन थीटा, ये भी होगा आर साइन थीटा। इसको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कीजिए, ये निकल के आ जाएगा आपका। ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कीजिए, ये निकल करके आ जाएगा। तो देखने वाली बात, जरा अलग फिगर हटा करके देखते हैं कि एक वेक्टर अगर हम आर ऐसा लेते हैं तो इसका एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आर, यहाँ अगर एंगल थीटा है तो आर कॉस थीटा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका बनता है वो क्या होगा? आर साइन थीटा होगा। कल हम लोगों ने यूनिट वेक्टर देखा था, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? जे कैप होगा। ऐसे सिचुएशन में आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? इस डायरेक्शन का इसका मैग्नीट्यूड कितना बोल रहे हैं? आर कॉस थीटा आई कैप, और इस डायरेक्शन का वेक्टर ये कितना हो गया? मैग्नीट्यूड में आर साइन थीटा, और कितना? जे कैप। अगर मान के चले कि ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है? तो इसके पहले हम लोग कुछ इस तरीके से भी ले सकते थे, और आर होगा क्या? आर होगा आपका, आर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को क्या लिख पाएंगे हम लोग? आर कॉस थीटा आई कैप, और बी वेक्टर को क्या लिख पाएंगे हम लोग? आर साइन थीटा जे कैप। तो वही हम लोगों ने यहां से आर इजकल टू ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप हमने लिख लिया है, ओके? तो आर वेक्टर क्या होगा हमारा? आर कॉमन कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो अगर हम लोग इससे कंपेयर करते हैं यूनिट वेक्टर आर कैप, तो आर कैप कितना है? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड अंडर, इसका क्या होगा? आर कैप अंडर रूट, ये क्या है? तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज क्या? 1, करेक्ट है ना? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है। जो रिजोल्यूटेड कंपोनेंट्स आप लेते हैं तो आर की वैल्यू अगर ये ए है और ये बी है, तो बाई पाइथागोरस आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होगा कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होगा। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो वेरीफाई भी हम लोगों ने कर लिया कि ये इस तरीके की बात होगी। अगर यहीं पर 3 डायमेंशनल ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन अगर हम लोग किसी वेक्टर का लेते हैं तो 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में अगर हम जाते हैं तो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा। उसमें कोई आर वेक्टर हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा, ठीक है, ओके। उसमें आप जरा सा ऐसे आए, ठीक है, कोई वेक्टर होगा, एक के साथ अल्फा एंगल, दूसरे के साथ बीटा एंगल, तीसरे के साथ गामा एंगल बना रहा होगा, ठीक है, तीसरे के साथ गामा एंगल बना रहा होगा। यहाँ पर तो हम लोग एक ही एंगल से काम चला रहे थे कि चूंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जा रहा है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो इसका ए कंपोनेंट है जो एक्स डायरेक्शन में होगा, जो बी कंपोनेंट है जो वाई डायरेक्शन में होगा, जो सी कंपोनेंट है जो जेड डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर हमारा कॉस अल्फा आई होगा, बी वेक्टर हमारा कॉस बीटा जे कैप होगा, सी वेक्टर हमारा कॉस गामा के कैप होगा, करेक्ट। तो आर वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस अल्फा, नो, सिर्फ कॉस अल्फा नहीं, आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। तो आर वेक्टर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस बीटा जे प्लस आर कॉस गामा के। यहाँ पर जो कंफ्यूजन राइज किया था, जो भी प्रोजेक्शन हम मान लीजिए इसका लेते हैं तो ये कितना होगा, अगर ये आर है तो ये आर कॉस बीटा होगा, इसी तरह से एक्स एक्सिस पर आर कॉस अल्फा होगा, इसी तरह से जेड एक्सिस पर आर कॉस गामा होगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। अगर आर कॉमन कर लिया जाए तो आर कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। डेफिनेटली ये चीज जो होगा उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, यानी ये आर कैप होगा। जरा यहां दिखा देते हैं, तो आर कैप होगा कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। और डेफिनेटली आर कैप चूंकि 1 होगा, इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू जो रहेगी 1 रहेगी। तो कुछ जगह ऐसे मिलेंगे जहां पर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम होगा, खास करके एडवांस वगैरह में, एडवांस प्रॉब्लम जो आएंगे उसमें इस तरह के इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादातर हमको थोड़ा सब माने प्रॉब्लम हमारा 2 डायमेंशन ही रहता है, 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम कहीं पर रहेगा तो कुछ पर्टिकुलर जगह पर 3 डायमेंशनल होगा, वहाँ पर 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात करेंगे और इसका इस्तेमाल हो सकता है। चूंकि हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता रहे थे तो इसके साथ साथ ये भी बताना हमारा क्या था, जरूरी था।